चलिए, आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो थोड़ा सा अकाउंटिंग से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट है। और अकाउंटिंग से रिलेटेड इसीलिए है क्योंकि आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगानी है। अगर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में बेसिकली क्या होता है, आप बहुत सारी ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लगाई जाती है तो अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अकाउंटिंग का यहां पर केवल बेसिक नॉलेज नहीं, बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज भी आपको रिक्वायर्ड होगा। इसीलिए आज के इस सेगमेंट का जो लेक्चर है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम सीखेंगे इन्वेंटोरी कट ऑफ। चलिए जरा आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर ये कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है। और आज उसकी रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्रीज भी हमने सीखनी है। तो आप लोग जब 18-19 लेक्चर मुझसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप सबको कट ऑफ तो अच्छे से पता हो गया होगा कि सर कट ऑफ का क्या मतलब है। कट ऑफ का मतलब अगर सिंपलीफाई लैंग्वेज में देखें तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड के डेटा को सेग्रीगेट करना, ये सिंपल मीनिंग है। कट ऑफ प्रोसीजर का मतलब तो यही है ना कि आप एक पीरियड के डेटा को दूसरे पीरियड के डेटा से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। सेग्रीगेशन ऑफ टू अकाउंटिंग पीरियड्स रिकॉर्ड। तो इसमें इन्वेंटरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो जब भी हम इन्वेंटोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो इन्वेंटोरी के लिए दो कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है एफओबी ऑन डेस्टिनेशन और एक होता है एफओबी ऑन शिपिंग पॉइंट। अब क्या होता है कि जब आप एक सप्लायर हैं, आप कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, तो आपके बायर और सेलर के बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में एक अग्रीमेंट होता है सर। और अग्रीमेंट में कंडीशन होती है कि हमारे पास गुड्स ट्रांसफर किया जाएगा। जब आप गुड्स ट्रांसफर करें तो उसमें कंडीशन होती है कि आप हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचा के देंगे या आपकी फैक्ट्री पे ही माल हमारा हो जाएगा। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, जैसे लेट से आपका बिजनेस इंदौर में है और आपका जो बायर है वो लेट से दिल्ली में है, ठीक है। आप अपना बिजनेस कहां पर करते हैं, इंदौर में, और बायर है दिल्ली में। और आपने उसको 28 दिसंबर को गुड सेल कर दिया है। और ये गुड्स आपने एक लेट से एक ट्रांसपोर्ट का नाम ले लेते हैं, कोई सी डीएचएल। आपने डीएचएल ट्रांसपोर्ट पर गुड्स को डाल दिया। कब डाला, 28 दिसंबर को डाला, 28 दिसंबर को। सो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि डीएचएल पर आपने गुड्स डाला है 28 ऑफ दिसंबर को, और वो गुड्स एक्चुअल में पहुंचा है नेक्स्ट लेट से 5 ऑफ जनवरी को। और कंडीशन थी एफओबी एट डेस्टिनेशन। ठीक है, कंडीशन एट डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर जो सेलर कंपनी है, यह है सेलर, यह है बायर, और सेलर का हम नाम ले लेते हैं, लेट से सेलर का नाम हमने ले लिया XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसने गुड्स
कि सेल को रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछने जा रहा हूं वो आपने बताना है, क्योंकि आज का लेक्चर इसी सेगमेंट के ऊपर है। इसको हम बोल रहे हैं कट ऑफ प्रोसीजर ऑन शिप, जो इन्वेंटरीज में, इसके ऊपर सिमुलेशन हैं बहुत सारे। बताइए क्या ऑडिटर क्या बोलेगा इसमें, ऑडिटर का क्या कमेंट होना चाहिए, क्या कंपनी ने किसी प्रकार की कोई गलती की है, यस और नो? हमने रिकॉर्ड कर लिया 2022 में, ये लेट से 2022 में हमने गुड्स डिलीवर किया और उसके पास 2023 में गुड्स पहुंचा है। आपको रिकॉर्ड कब करना चाहिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है। सभी लोग आंसर दें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सर देखा जाए तो हमने यहां पर रिकॉर्डिंग कर ली है 28 दिसंबर में, लेकिन हमारी कंडीशन तो थी, शिपिंग पॉइंट नहीं थी, हमारी कंडीशन थी डेस्टिनेशन। कंडीशन हमारी क्या थी, डेस्टिनेशन पर थी। बट एक्चुअली में तो सर हमने गलत एंट्री कर ली। अब लेट से इसको हम प्रैक्टिकल रूप में, न्यूमेरिकल में समझते हैं। लेट से गुड्स की जो कॉस्टिंग थी वो 50,000 थी, और हम प्रॉफिट बुक करते हैं 20%, 20% ऑन कॉस्ट। ये बात जब ऑडिटर को पता चली कि यार इन्होंने तो 28 दिसंबर को ही क्या किया है, सेल रिकॉर्ड कर ली है, ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए रेक्टिफिकेशन के लिए, आपसे पूछा जाता है। 1-2 मिनट का समय दिया आप लोगों को, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है ग्रेजुएशन में बीकॉम के, तो आप इसकी रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री बता पाएंगे। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा क्या होगा, मैं आपसे बोलूंगा ऑडिटर का काम क्या है, रेक्टिफिकेशन करना। हमने तो सेल रिकॉर्ड कर ली सर। चलिए जरा करेक्ट जनरल एंट्री बताइए, करेक्ट एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज। बिलीव मी, एग्जाम में ऑडिट के पेपर में आपको अकाउंटिंग के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और एक नहीं 2-3 भी देखने को मिल सकते हैं। एक स्टूडेंट बता रहा था मुझे, बोले सर सिमुलेशन में मुझे लग रहा था मैं एफएआर का पेपर दे रहा हूँ, ऑडिट का नहीं, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। आप लोग शुरू हो जाइए अमाउंट के साथ में, बिना अमाउंट के आंसर नहीं दिए जाते एग्जाम में। ऐसा नहीं करना कि बिना अमाउंट के आंसर दे दिए, किसी ने गुड्स इन ट्रांजिट लिख दिया, किसी ने प्रॉफिट लिख दिया, ऐसे थोड़ी होता है। 1 मिनट का समय दिया है मैंने, मैं तो देख रहा हूँ कितने लोग आंसर लिख रहे हैं। क्लास में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी आंसर दें, वो भी गलत करेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। मैं करेक्ट एंट्री पूछ रहा हूं, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ना जाने क्या क्या लिख रहे हैं बच्चे। आज बच्चे क्लास में बड़े लेट आ रहे हैं, मैंने क्या क्लास जल्दी शुरू कर दी है क्या? चलिए तो अब आपको जनरल एंट्री सिखानी पड़ेगी मुझे। तो सबसे पहले देखो, आपने 11th क्लास में एक रेक्टिफिकेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कितनों ने पढ़ा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11th क्लास में? तो आपके टीचर आपको सिखाते होंगे रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री, सिखाते थे कि नहीं सिखाते थे? ये बताओ कितनों को ये बात याद है कि सर हाँ हमको 11th क्लास में पहले रॉन्ग एंट्री सिखाई जाती थी, कि क्या हो गया, क्या होना चाहिए था, और उसका रेक्टिफिकेशन, यही सिखाते थे ना। तो चलो हम भी वही करते हैं, क्योंकि बेसिक क्लास चल रही है और क्लास का लेवल बहुत पुअर है, इसलिए बेसिक क्लासेस के टेन्योर बढ़ा दिए हैं। क्योंकि लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता है क्लास में, लाइव क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो इस क्लास में अभी जो बच्चों का लेवल है, प्रेजेंट लेवल तो बहुत दूर है सीपीयू बनने से। रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफिकेशन,
तो सर रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी, चलो आप लोग लिखो बेटा। गुड सेल कर दिया, रॉन्ग एंट्री बताइए। इतना तो आपको आना चाहिए कि ये कर दिया होगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो मैं ही लिख रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई होगी? सर आपने बोला कि उन्होंने एंट्री पास कर दी अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट। ये एंट्री पास कर दी, कितने से कर दी सर? कॉस्टिंग से तो नहीं करी होगी, प्रॉफिट जोड़ के किया होगा। तो 50 का 20% होता है 60,000। और टू सेल्स बुक, ये रॉन्ग एंट्री है कि नहीं है? क्या हमें सेल्स रिकॉर्ड करना चाहिए था, मुझे बताओ। क्या सेल्स रिकॉर्ड करना चाहिए था 2022 में? नहीं करना चाहिए था, हमने कर दिया सर। तो एक तो ये गलत एंट्री मार दी, और एक इफेक्ट और दे दिया होगा हमने। हमारे पास जो गुड्स पड़ा था उसको हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माना होगा कि नहीं माना होगा? हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 टू इन्वेंट्री कर दिया हो गया कि नहीं? क्योंकि हमने हमारा स्टॉक मान लिया कि बेच दिया हमने। यही करिए कि नहीं करिए, ये बताओ। इस बात से सभी लोग अग्री करते हैं? हाँ सर ये हो गया होगा, सभी अग्री हैं इस बात से कि सर ये हो गया होगा कि अकाउंट रिसीवल 60,000। ये तो रॉन्ग एंट्री है। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? चलो करेक्ट एंट्री। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। तो देखा जाए तो बेटा करेक्ट एंट्री तो कुछ होना ही नहीं चाहिए थी, पूछो क्यों? अरे करेक्ट एंट्री क्या, कोई माल बेचा ही नहीं है तो फिर काहे का अकाउंट रिसीवेबल? माल अभी ट्रांसफर हुआ है क्या? माल तो अभी ट्रांजिट में है। तो देखा जाए तो मेमोरेंडम एंट्री, एंट्री तो हमें नेक्स्ट ईयर में ही सेल्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, इस साल तो कुछ करना ही नहीं है सर। तो सर रेक्टिफिकेशन कर दो। तो रेक्टिफिकेशन और एरर क्या करेंगे बताइए आप जरा, आप लोग। रेक्टिफिकेशन क्या होगा सर? सेल्स को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कर दो सर। और जो स्टॉक हमारा हमने कम कर दिया था उसको बढ़ा दो, वापिस से 50,000 पे लेके आ जाओ। और टू, बेजबरन की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर दी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वापिस से कम कर दो सर। और बेजबरन के यार रिसीवल कर दिया अभी, उसने तो बोला था ना ये जिस दिन माल पहुंचेगा उस दिन में आपका अकाउंट, अभी तो पहुंचा ही नहीं है, तो अभी तो हम 31 दिसंबर पर है। तो अब आप सोचिए, अगर आप एक कंपनी का ऑडिटर हैं तो आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो हमने अकाउंट रिसीवल को भी खत्म कर दिया। क्या 31 दिसंबर को हम हमारी बैलेंस शीट बनाते समय या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय सेल रिकॉर्ड कर सकते थे? क्या नहीं कर सकते? तो हमने सेल्स को रिवर्स कर दिया, इन्वेंट्री को हमने वापस से स्टॉक में लेके आ गए। तो आपको ऐसे एनालिसिस करते आना चाहिए कि क्या गलत हो गया है, क्या सही होना चाहिए था, और क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को ये बात क्लियर है या नहीं है? 100%, 100% क्लियर हो गई सभी को जनरल एंट्री से लॉजिक कि क्या गलत हो गया था, क्या सही करना था, क्या होना चाहिए? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो बोले कि सर ये बात समझ में नहीं है, हैंड रेस कर दो।
और ऐसा का सिमुलेशन आ जाए 15 मार्क्स का, तो सोचिए आपका बेसिक नॉलेज आपको सीपीए से दूर कर सकता है अगर आपके पास नहीं है। और कई स्टूडेंट जिनको आता होगा वो भी नहीं कर पाएंगे अगर वो लॉजिकली नहीं सोच पा रहे तो आपके दिमाग में एक बात और अच्छे से बिठानी पड़ेगी कि सर ऑडिट को पास करने के लिए बेसिक अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आप स्ट्रगल करेंगे। आई गेस सबको सभी को ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सर कि जो भी हम बेसिक्स में हम 1920 जितने भी लेक्चर हमारे हो गए, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा। तो सर हमने, अच्छा यहाँ पर सर हमने परचेस को क्यों नहीं छोड़ा छेड़ा कुछ। बेटा परचेस का क्या लेना देना इधर से, हम कोई माल खरीद थोड़ी रहे किसी से, हमने तो माल बेचा है। वो जो आप अकाउंटिंग पढ़ते हो ना, वो इंडिया में परचेज अकाउंट डेबिट वो यहां नहीं होती, इसके भी तरीके अभी हम सीखेंगे। चलिए अगर यहां पर कंडीशन शिपिंग पॉइंट की, डेस्टिनेशन की जगह शिपिंग पॉइंट होती, एफओबी एट शिपिंग पॉइंट, क्या रेक्टिफिकेशन करना पड़ता। रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ बेटा, क्या सेम रेक्टिफिकेशन होता। जल्दी सभी लोगों से मैं आंसर पूछना हूं कि क्या सर सेम एंट्री या डिफरेंट। सभी लोग लिखें। कई बच्चे लिख रहे हैं सेम एंट्री, मतलब वो अभी भी सोचने की पोजीशन पे नहीं आ रहे। सर यहां पर कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सर क्यों रिक्वायरमेंट नहीं, अरे जब बेटा हमने शिपिंग की जगह शिपिंग वर्ड यूज कर लिया तो हमारी ओनरशिप कब ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप कब ट्रांसफर हो गई। सर 28 दिसंबर को ही जब ट्रांसफर हो गई तो फिर हमने सही कर दिया ना। ये एंट्री रॉन्ग थोड़ी, ये एंट्री करेक्ट है फिर हमारे लिए, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई। तो करेक्ट में भी क्या एडजस्टमेंट देने की रिक्वायरमेंट है। तो वहां पर शिपिंग पॉइंट पर ही हमें हमारी सेल्स को बुक कर लेना है, और इन्वेंट्री में जो गुड्स पड़ा हुआ है उसको सीओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करना है, ट्रांसफर कर देना। कितने लोग इस बात से सहमत है कि सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, किसी को कोई दिक्कत इसमें समझने में। अच्छा सर एग्जाम में क्या रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी क्या। अब आपको लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या एग्जाम में हमें रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। नहीं बेटा, एग्जाम में एंट्री नहीं पास करनी पड़ेगी। एग्जाम में आपको सेल्फ फिल करना पड़ता है। अगर मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं अभी आप लोगों से पूछता हूं, जस्ट अ मोमेंट। मैंने एक क्वेश्चन देखा था मैं कि बहुत पहले, तो अगर वो क्वेश्चन मुझे मिल जाता है तो सेम क्वेश्चन अभी आप लोगों से करवा लेते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए और आपको लग जाए कि सर सिमुलेशन ऐसे सॉल्व हमें करना चाहिए। कितने लोगों को पूरा समझ में आ गया कि सर ये कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऊपर से गया कि सर क्या चल रहा है। जो स्टूडेंट आज नए नए बैठे हैं, कुछ नए नए बच्चे मुझे दिख रहे हैं आज, आज का लेक्चर समझ में आया नहीं आया जो अभी हमने पढ़ा है, कई बच्चे लेट हो गए थे। क्लियर है नहीं है। मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ और उसमें थोड़ी सी छेड़ाछाड़ी कर रहा हूँ जिससे कि आप उसका आंसर दोबारा दे सके।
स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? नहीं? चलिए अब दिखेगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर था। अब जैसे जो हमने बेसिक में पढ़ा, अभी दिख रही है स्क्रीन सभी को? यस और नो? चलिए, अब ऑडिट के पेपर में अगर इस प्रकार का सिमुलेशंस आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, आपने उसको रीड करना है और आपने जो आपको आंसर लगता है वो बोलना है। जनरल एंट्री पास करके आपको चैट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। द कंपनी शिप्ड ए मर्चेंट विथ कैरिंग अमाउंट 75,000 FOB। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू। और ये FAR का पेपर नहीं, ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन है। देखिए एग्जाम में जनरल एंट्री आ सकती है। 75,000 FOB डेस्टिनेशन है, December 23 year 2, and recorded the sales on inventory on that date। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर कंडीशन लिखी शिपिंग पर ट्रांसफर हो रही है। कस्टमर रिसीव द मर्चेंडाइज ऑन द 31st December year 2, द मार्जिन इज 10%। बताइए क्या करना चाहिए, क्या सिलेक्ट करें यहां से? ये ऑप्शन है, इस साइड में कर देता हूं। आपने पढ़कर आंसर बोलना है, कुछ सिलेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लाइव सिमुलेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। द कंपनी शिप्ड मर्चेंडाइज, जानबूझ के उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूं मैं। विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 75,000 FOB डेस्टिनेशन ऑन 23rd December, एंड रिकॉर्डेड द सेल्स एंड रिलीफ ऑन इन्वेंट्री ऑन दैट डेट। मतलब हमने अपनी इन्वेंट्री से बाहर कर दिया उसको। द कस्टमर रिसीव द गुड्स ऑन 31st December year 2, merchandise has a gross profit 10%, record the necessary year 2 entry if any। तो सर सीधी बात है, यहां पर कोई जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पूछो क्यों, बोलो क्यों नहीं है रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है सर। यहां पर हमने 23rd को कंडीशन डाली थी, डेस्टिनेशन माल कब पहुंच गया है। सर जब उसी ईयर में रिकॉर्ड हो गया है, शिपिंग हमने की 23 को, गुड्स भी उसके पास पहुंच गया, तो कुछ एंट्री हमको करने की जरूरत ही नहीं है। रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है क्या? एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है एडजस्टमेंट। बेटा ये भी तो पढ़ो, वो आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है व्हाट इज द जनरल एंट्री। तो सर कुछ करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे नो एंट्री लगाओ, और नो एंट्री लगाते से ही वो ग्रीन हो जाएगा, वो सही हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि जहां नो एंट्री है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंट्री कब करना है, कब नहीं करना है। सर यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखा था, इसी साल पहुंच गया। चलिए बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ओके बोल दो तो आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला पॉइंट, अब आपको यहां पर एंट्री करना है नहीं करना है आपने बताना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस क्वेश्चन में। द कंपनी शिप्ड द मर्चेंडाइज कैरिंग अमाउंट 45,000, कैरिंग अमाउंट मतलब कॉस्टिंग बुक वैल्यू, टू ए कंसाइनी ऑन December 24 year 2, रिकॉर्डेड द सेल्स ऑन दैट डेट। हमने अपने कंसाइनी को गुड्स बेचा। द कंसाइनी हैड नॉट सोल्ड द मर्चेंडाइज एज ऑफ January 5 year 3। कंसाइनी ने माल बेचा है 5 जनवरी को, और हमारा प्रॉफिट था 10%, और हमने तो क्या किया है, सेल्स रिकॉर्ड कर लिए बेटा। अब मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा कि कंसाइनर और कंसाइनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने समझाया हुआ है वैसे। एक होता है कंसाइनर
और एक होता है कंसाइनी। तो सर कंसाइनर और कंसाइनी का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब जैसे सोचो मेरे पास एक बिजनेस है, मैं इंदौर में हूं, और मेरा एक कंसाइनी है जो कि मेरा एजेंट है। मैंने 25 दिसंबर को उसको गुड्स सेंड किया है, सेंड, बेचा नहीं है बेटा, सेंड किया। वो मेरा एजेंट है। उसने 5 जनवरी को माल बेचा है, 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2023 को। मैंने तो यहां पर जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर ली, मैंने तो सेल्स बुक कर ली। क्या मुझे 25 दिसंबर को सेल बुक करना चाहिए? सर 25 दिसंबर को क्यों बुक करना चाहिए? आपके कंसाइनी के पास माल पहुंचा, आपके पास ही माल है, वो तो आपका एजेंट है, एजेंट को माल बेचा, आपने माल थोड़ी बेचा। एक्चुअल में सेल की एंट्री कब होनी चाहिए? नेक्स्ट ईयर होनी चाहिए। बात समझ में आई सर? नेक्स्ट ईयर। क्लियर है सर? नेक्स्ट ईयर होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर आपको एडजस्टमेंट एंट्री क्या करना है? बस एक बच्चे गलती कर जाते हैं इस सिमुलेशंस में। यहां पर जीपी रेशो किस पे दिया है बेटा? जीपी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे एक स्टूडेंट है अविनाश, चार्टर्ड अकाउंटेंट लग रहा है मुझे, तो मेरे हिसाब से उनकी इन्वेंट्री एंट्री तो ठीक है, लेकिन अमाउंट गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जीपी किसके ऊपर लिखा है? अमाउंट सही कर लो अविनाश, तुम्हारा बाकी सारा क्वेश्चन सही है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आप सीए हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें, ध्यान से पढ़ें, अदरवाइज फेल होने के चांसेस उतने ही हैं जितने एक नॉर्मल स्टूडेंट के। पूरा क्वेश्चन आपका एक गलत लाइन पढ़ने से गलत हो सकता है। मुझे बताइए यहां पर प्रॉफिट किसके ऊपर मेंशन है बेटा? जल्दी बताओ, आप लोग बहुत स्लो चल रहे हो क्लास में, बिल्कुल नॉन पार्टिसिपेट बच्चे आए हैं इस बार, ऐसा लग रहा है। बेटा प्रॉफिट 10% लिखा है, प्रॉफिट सेल्स के ऊपर निकाला जाता है या कॉस्टिंग पे लिखा है? यहाँ पे ये प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट 10% सेल्स पे दिया, और क्या ये सेल्स गिवन है क्वेश्चन में आपको? तो बताइए। करेक्ट जनरल एंट्री आप सभी ने मेंशन करना है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसीलिए मैं सिमुलेशंस करा रहा हूं। करेक्ट जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मतलब कंपनी ने जनरल एंट्री क्या पास कर दी? पहले तो रॉन्ग एंट्री करते हैं इस क्वेश्चन में। उन्होंने 45,000 का गुड्स सोल्ड किया 10% मार्जिन पर, और मार्जिन उन्होंने दिया है, लेकिन यहां तो हमारे पास कॉस्ट लिखी है, तो 10% मार्जिन तो सेल्स पे हुआ ना। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई हुई है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। आप क्वेश्चन में सर कॉस्ट तो दी है 45,000, लेकिन प्रॉफिट इसके ऊपर नहीं है, सेल्स के ऊपर, तो उसको एक्स मान लें। तो 0.10x इज इक्वल टू एक्स। ये सबको समझ में आता होगा सर? ऐसा कोई क्लास में स्टूडेंट तो नहीं है जिसको यही समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है? तो ये सॉरी यहां पर हो जाएगा 10 गया तो 0.9, तो ये आ गई आपकी सेल्स। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000। ये तो सबको आता है ना? और मैंने बताया भी है। तो रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने? हमने तो रॉन्ग एंट्री कर दी सर ए आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर आपने डेबिट कर दिया 50,000 से, और ये 50,000 लिखे रहते हैं ना, यहाँ पर एक सेल और एंट्री कर लेते हैं। आपने ये एंट्री कर दी, और एक एंट्री आपने और कर दी होगी, आपने अपने गुड्स को सीओजीएस में डाल दिया है। सीओजीएस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, ये कर दिया है आपने। बात समझ में आई? क्या आपको ये सब करना चाहिए था?
नहीं करना चाहिए था। तो सर नहीं करना चाहिए तो रिवर्स करें, तो ये रिवर्स एंट्री वहीं पर करते हैं सीधे, वहीं पे जाके सॉफ्टवेयर में। तो सर सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट क्या करना है, तो सिलेक्ट करना है, जैसे आपको पता होना चाहिए ना सिमुलेशंस कैसे सॉल्व करनी। तो सर रिवर्स करना मतलब इन्वेंट्री क्रेडिट है तो इन्वेंट्री डेबिट होगी, तो कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं, उठा के इन्वेंट्री को डेबिट करो। तो सर इन्वेंट्री ढूंढें तो नीचे लिखी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये इन्वेंट्री मिल गया, तो इन्वेंट्री उठा के हमने डेबिट कर दी और हमने यहाँ पे लिख दिया 45,000। अब हमको पता है कि सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीधे क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब इसी के अंदर हमने एक और क्या डेबिट करना है, रिवर्स करना है ना। रिवर्स क्या करना है सर, ये अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना है, सेल्स को डेबिट करना है। चलिए तो सेल्स को डेबिट करते हैं, तो सेल्स को डेबिट कर दिया 50,000। ये ग्रीन हो गया। बताइए कोई दिक्कत थी इसमें, बात समझ में आई। अब कई बच्चे इसको प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हैं। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन डेस्टिनेशन एंड ऑल की बात हो रही थी, क्या यहां पर वही क्वेश्चन है, क्या डेस्टिनेशन है, कि कोई लैंग्वेज में डिफरेंस है? इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया? अरे बेटा ये तो कंसाइनी वाला क्वेश्चन है ना, ये कंसेप्ट ही अलग है, इसमें कहां डेस्टिनेशन लगा रहे हो। इसमें कई लोग दिमाग लगा रहे हैं डेस्टिनेशन और एफओबी और वो। तो इस क्वेश्चन में बात खत्म हो गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको मैं एक और दे रहा हूं, इसको पहले सेट कर लेते हैं। सर पहले क्वेश्चन में डेस्टिनेशन, कई बच्चे बोल रहे सर पहले क्वेश्चन में डेस्टिनेशन। अरे बेटा पहला क्वेश्चन जो था इसका, उसमें आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा ना, उसी ईयर में माल मिल गया उसको, तो फिर क्या डेस्टिनेशन। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। अरे बेटा जब हमने डेस्टिनेशन पे बेच दिया, इसमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, सब कुछ सही है, तो जब कुछ सही है तो क्या जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। डेस्टिनेशन पे है, डेस्टिनेशन पे हमको रेक्टिफिकेशन जब करना होता, जब माल नेक्स्ट ईयर में पहुंचा होता, माल ही इस साल में पहुंच गया, तो क्या डेस्टिनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये आपने पढ़ना है और बताना है कि गलती क्या हुई, अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है ये सारा क्वेश्चन। मैंने अब इस थर्ड वाले पॉइंट को आपके ऊपर छोड़ दिया कि खुद खुद दिमाग आपको भी लगाना है, नहीं तो 600 सिमुलेशंस में थोड़ी करवाऊंगा आपको। 600 सिमुलेशंस सॉल्व अगर आपको करना है, तो उसमें से एक छोटा सा पॉइंट आपको करना है। आप ही पढ़िए और आप ही आंसर दीजिए, बताइए गलती क्या हुई है इसमें। गलती बताना है बस। revenue to be recognized in 3 year instead of 1 year, recognize full revenue for 3 year। तो सर अब हम क्वेश्चन खुद ही पढ़ लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू, कंपनी इंटर्ड इनटू 3 year कॉन्ट्रैक्ट। हमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है टू प्रोवाइड सर्विस एट 30,000 पर ईयर। हमने बोला आपको कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कितने साल के लिए करेंगे, 3 साल के लिए, और हमारी टोटल रेवेन्यू थी 90,000। हर साल का 30,000 लेंगे तो 3 साल का 90,000 लेंगे। ठीक है सर, 3 साल के लिए मतलब आप ऐसा सोचो कि आपने बोला कि सर हम आपको है ना 3 साल आपसे पढ़ेंगे, उसकी हमारी फीस है 90,000। आपने हमें पूरा पैसा दे दिया, लिखना है ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉज पेड इन फुल ईयर ऑन जनवरी ईयर टू में ही दे दिया।
और हमने पूरी 90,000 की रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली। बताइए क्या गलती की हमने, गलती क्या की है ये बताना है सबसे पहले तो। जरा गलती बताइए सभी स्टूडेंट, गलती क्या हुई है। सर सबसे बड़ी गलती तो यही हुई है कि हमने रेवेन्यू को 90,000 रिकॉर्ड कर लिया। तो बेटा सबसे पहले तो रॉन्ग एंट्री बताओ जरा फटाफट, रेक्टिफिकेशन सीख रहे हो आप लोग। रॉन्ग एंट्री बताओ, 90,000 की रॉन्ग एंट्री बताओ। चलो सभी लोग रॉन्ग एंट्री बताओ। रॉन्ग एंट्री। फिर हम लिखेंगे करेक्ट एंट्री। और फिर हम बताएंगे एडजस्टमेंट। तो सर रॉन्ग एंट्री बताने वाले भी बच्चे हैं कुछ, कि सर रॉन्ग एंट्री आपने कर दी, कैश अकाउंट डेबिट 90,000 टू रेवेन्यू, ये रिकॉर्ड कर लिया बेटा अपन ने। ये रॉन्ग है। अब बेटा करेक्ट एंट्री बताओ जरा क्या होना चाहिए। अब रेवेन्यू के साथ में सेल्स क्यों घुसेड़ रहे हो युगल, जब हम रेवेन्यू बोल रहे हैं तो फिर सेल्स। तो सर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश तो आया है, तो कैश वाला पॉइंट तो गलत नहीं है सर। रेवेन्यू कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए पहले साल में, 30,000 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और बाकी 60,000 क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एसेट है या लाइबिलिटी है। सर लाइबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, कि सर हमको किसी ने, अब कई बच्चे बोल रहे प्रीपेड रेवेन्यू, ये नया कंसेप्ट लेकर आए प्रीपेड रेवेन्यू, ये कौन लेके आया है, प्रीपेड रेवेन्यू कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सर ये देखा जाए तो हमारी अर्न अर्न इनकम, इसको हम लाइबिलिटी कह सकते हैं कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कह दूं इसको, कि हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमारी लाइबिलिटी है 60,000 की। बात समझ में आ गई। चलो बेटा एडजस्टमेंट एंट्री बताओ साइड में। चलो एडजस्टमेंट एंट्री लिख दो। एडजस्टमेंट एंट्री आप सबसे चाहिए मुझे, मैं देखना चाहता हूं कि आप सामने क्वेश्चन देख के भी आंसर लिख पाते हो कि नहीं एडजस्टमेंट एंट्री का, फटाफट। आकाश पूरी एंट्री लिखो बेटा, आधी अधूरी एंट्री लिखने वाले बिल्कुल भी गलत हैं। अगर आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कर पा रहे तो आपको 11th क्लास जाके वापस से पढ़नी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूरा पढ़ना पड़ेगा पूरा। 11th क्लास की रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री पूरा पढ़ के आओ, अगर आपको आज ये नहीं आ रहा है तो ही पास हो पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए सर, तो रेक्टिफिकेशन मतलब ये जो चीज सही है उसको रेक्टिफाई नहीं किया जाता, इसका कुछ नहीं करेंगे सीधी बात। इसका कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना, कैश तो सही डेबिट हो। सर रेवेन्यू जो 90 से क्रेडिट हो गई, एक्चुअल में क्रेडिट 30 से होना चाहिए, तो कितने से ज्यादा हो गई सर, ऐसे ही सिखाते थे ना आपके मास्टर जी, स्कूल के टीचर। बेटा ये 90 से क्रेडिट हो गई, होना चाहिए था 30 से, तो कितने से ज्यादा हो गई, 60 से ज्यादा हो गई। तो जो 60 से ज्यादा हो गई उसको रेवेन्यू को डेबिट कर दो। 60,000। और दूसरी बात, जो गलत हुआ ही नहीं उसको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, ये तो हुआ ही नहीं सर, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो। कितनों को बात समझ में आ गई सर पूरी। क्लियर है ये रेक्टिफिकेशन, तो चलो सर सॉफ्टवेयर में जाते हैं। तो ढूंढो, अपना क्वेश्चन ढूंढो कि सर अपन ने क्या पास करी थी, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। तो सर्विस सेल्स करूं कि सर्विस रेवेन्यू करूं बताओ। अब एक बच्चे ने सेल्स लिखा था ना, तो सर यहाँ पे जब सर्विस रेवेन्यू को ही डेबिट करना पड़ेगा ना, सेल्स की बात तो हो ही नहीं रही। कितने से डेबिट कर दें सर,
60,000 से। और क्रेडिट क्या करना है? अकाउंट्स पेबल की लायबिलिटी ढूंढे कहीं क्वेश्चन में। अगर कॉन्ट्रैक्ट एसेट है तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी होगी। तो ग्रीन हो गया, मतलब हमारा सब कुछ सही है। बताइए, क्या सीखा आज के सिमुलेशंस के एनालिसिस से? आपने कुछ सीखा, नहीं सीखा? क्या सीखा आप लोगों ने, जरा एक लाइन में डिफाइन करो। आज के इस फंडामेंटल लेक्चर से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आपको? कुछ शिक्षा मिली, नहीं मिली? सर सबसे बड़ी शिक्षा तो ये मिली कि अगर आपके बेसिक अकाउंटिंग ठीक नहीं है तो आपके सीपीए बनने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये फैक्ट है। और एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और दूसरी बात, जो समझदार स्टूडेंट है जिनको आता होगा वो फिर भी नहीं कर पाएंगे, वो कौन से स्टूडेंट होंगे बताएं? अविनाश जो थे, अविनाश दुबे, तुम्हारे से टेलीफोन पे भी मेरी बात हुई थी। तुम्हारे लिए क्या शिक्षा मिलती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट या जो सीए हैं, जो समझ तो गए, उनको क्या शिक्षा मिलती है? उनको दो शिक्षा मिलती है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना पड़ेगा। एक शिक्षा तो ये लेकर जाना आज। और दूसरी एक और शिक्षा, कि जब इसके अंदर सिलेक्ट करें तो सेल्स, अपना उल्टा सीधा दिमाग नहीं लगाना है। इसके अंदर जो ऑप्शन है उसी दायरे में सोचना है। पता चले आप अनर्ड इनकम ढूंढ रहे हो। अब यहां तो लायबिलिटी आया था ना, देखा जाए तो अनर्ड इनकम भी वर्ड सही है, लेकिन अब क्वेश्चन में अनर्ड इनकम दिया ही नहीं है तो क्या करें? देखो कहीं नहीं दिया है। तो आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का नेचर भी पता होना चाहिए कि अनर्ड इनकम का मतलब क्या होता है। अनर्ड इनकम का मतलब होता है लायबिलिटी। तो पता चले आप अकाउंट्स पेबल में डाला हो, आपका दिमाग सनक जाए उस दिन, बोले यार लायबिलिटी तो अकाउंट्स पेबल भी होती है। अकाउंट्स पेबल कौन से रिलेटेड से लायबिलिटी होती है, जरा मुझे बताना। अकाउंट पेबल लायबिलिटी किससे रिलेटेड होती है? अकाउंट पेबल लायबिलिटी होती है जिससे हमने गुड्स बाय किया हो। क्या यहाँ पे गुड्स बाय कर रहे हैं? तो लायबिलिटी की नेचर भी पता होनी चाहिए, ये शिक्षा भी मिलती है। उठा के लायबिलिटी देखा तो पता चले अक्रूड लायबिलिटी में डाल दिया, बोले सर ने तो बताया था लायबिलिटी। और देखा ही नहीं कि नीचे भी कोई और लायबिलिटी दूसरी भी लिखी। तो पूरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना सिमुलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्रूड लायबिलिटी का मतलब आउटस्टैंडिंग, तो हर अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और एक और शिक्षा मिलती है कि सर जहां पर नो एंट्री पास करना हो उसमें भी बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कहीं एक्चुअल में एंट्री की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। नहीं तो हम पता चले ढूंढे जा रहे हैं। तो अब आपको आज ये आइडिया तो लग गया होगा सर, कि सर एक एक पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो हमने यहां पर एक ही पॉइंट तो सीखा है। क्या सीखा हमने? कट ऑफ डेट। हमने ज्यादा क्या सीखा आज? हमने कट ऑफ डेट के ऊपर ये समझा इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। सिर्फ इतना सीखा, एक कॉन्सेप्ट जिसको मैं 5 मिनट में समझा सकता था लेकिन मैंने 55 मिनट ली, इसीलिए मेरी क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा है। दूसरे इंस्टीट्यूट वाले बोले भैया हमारी, मैं मार्केटिंग देखता हूं उन लोगों की, बोले सर हम तो 100 घंटे में फार पढ़ा देते हैं बोले। और बोले ऑडिट 50 घंटे में। 50 घंटे में ऑडिट पढ़ा रहे मार्केट में लोग, 60 घंटे में। और मेरे 20 घंटे में भी दो मेरी बेसिक ही हुए हैं। तो ये डिफरेंस है हम में और दूसरों में। तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि सर हमें एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हमें हर कॉन्सेप्ट के ऊपर मास्टरी अचीव करनी होगी। देन ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व द सिमुलेशंस। और सिमुलेशंस की जो सीढ़ी है वो जाती है जनरल एंट्री से। और जर्नल एंट्री अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको दो ही एडवाइस है कि अगर आपकी वीक है तो 11th क्लास की रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को पढ़ लो, बहुत फायदा मिलेगा आपको। एक टीएस गरेवाल करके बुक आती है ना, उस चैप्टर को रिवाइज कर लो।
बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट के लिए मेरा एक सेशन होता है, वो अभी मैं लेने वाला हूं आप लोगों के साथ में, वो सीए स्टूडेंट ना अटेंड करें। बैलेंस शीट डेट एडजस्टमेंट जो अगला सेशन हम लेंगे वो हम इसमें ही लेंगे, बैलेंस शीट डेट एडजस्टमेंट्स। और उसमें हम पूरा समझ लेंगे अक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड, उसके बाद आउटस्टैंडिंग, जितने भी इन्वेंटोरी के एरर हो सकते वो सारा का सारा हम 2 घंटे अगली जो हमारी क्लास होगी वो सारी चीजों को हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देकर समझेंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो आज के इस लेक्चर को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कंसीडर कीजिए आप।